हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, ये ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आपको किसी भी काइंड का सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों की स्टडीज़ और आप लोगों की प्रिपरेशन का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखता है, और इसीलिए अब मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। इफ़ अगर आप इन बुक्स को, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को मिलने वाली है, इफ़ अगर आप इन बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को आप फॉलो कीजिए, एक फॉर्म फिल कीजिए एंड उसे सबमिट कर दीजिए, एंड देन उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। बिकॉज अगर आप लोग हमारी बुक्स देखेंगे तो वो हमने जो है प्रॉपर वेरियस डिविजन्स में डिवाइड की है। लाइक सैम्पल पेपर्स की अलग बुक कर दी, कोर्स वर्क की अलग बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग बुक है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड योर नीड आप जो है इन बुक्स को ले सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो एग्जाम है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल वीडियोस है वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वन शॉट रिवीजन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इफ अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं उन वीडियोस को, अपना जो कंसेप्ट है वो अगर नहीं कंप्लीट किया है, तो पहले जाकर स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए एंड देन उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को हेल्प करेंगे प्रॉपरली जो है आपकी प्रिपरेशन में, और आपको हेल्प करेंगे ये चीज एनालाइज करने में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको जो है किस पर्टिकुलर अप्रोच से उन्हें आंसर करना होता है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। नाउ एक और चीज स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगी, उसके पहले ट्राई करो कि आप जो हो हर एक क्वेश्चन का क्या करो, आंसर बताओ। ठीक है, दैट मीन्स आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, आप जो है वर्बली अपने माइंड में रख सकते हो कि हाँ इसका आंसर ABCD में से ये होने वाला है, एंड देन उसके बाद में चेक करो जब मैं आंसर बताऊंगी कि आपका आंसर सही था या नहीं था। ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका खुद का जो एग्जामिनेशन है वो आप कर सकोगे, खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकोगे कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन के साथ में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। डैश इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ऑप्शंस आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या बताना है हमें, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी बताना है। तो एक करेंसी के टर्म्स में दूसरी करेंसी को जब हम उसका जब हम प्राइस बताते हैं तो दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। राइट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डैश इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। ऑप्शंस आर SBI, RBI, फॉरेन बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है इसे, दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स RBI। ठीक है, तो RBI जो है वो जो है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है। और ये चीज हम लोगों ने जब हमारा चैप्टर मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था उसमें भी देखा था, जो हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो वहीं से और जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में भी हम लोग पढ़कर आए, वहां से भी जो है आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन है, RBI। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर ट्रांसफर्स बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स विच इंक्लूड। ठीक है, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है वो ट्रांसफर्स होते हैं रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में, जो कि क्या इंक्लूड करते हैं। ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इसमें क्या इंक्लूडेड है। ऑप्शंस आर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बी है आपका डिविडेंड एंड रॉयल्टी, सी है आपका गिफ्ट्स एंड डोनेशन, और डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन से ट्रांसफर के बारे में बात किया जा रहा है, यूनिलेटरल
यूनिलेटरल ट्रांसफर के बारे में। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब कि जो वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। वन साइडेड ट्रांसफर का मतलब क्या है, मैंने आपको 500 रुपीज दिए एंड उसके बदले में मैंने आपसे कोई भी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज नहीं ली है, ठीक है। दैट मीन्स इसे आप यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलो, इसे आप वन साइडेड ट्रांसफर बोलो, या आप इसे ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसीट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या आने वाला है, तो दैट मीन्स कि इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सी जो है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अपार्ट हमें जो भी रहेगा उसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट किस चीज पर दिया जाता है स्टूडेंट्स, या इंटरेस्ट जो है वो किस चीज का रिवॉर्ड है, आपके कैपिटल का रिवॉर्ड होता है, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने पढ़ा है, तो कैपिटल जो है उसका रिवॉर्ड जो है दैट इज इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट जो है वो फैक्टर पेमेंट है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट किसे मिलता है, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है, एंड वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको जो है इन रिटर्न क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके फैक्टर पेमेंट्स हो गए, राइट। और बिकॉज ये फैक्टर पेमेंट्स हैं इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, बिकॉज फैक्टर पेमेंट्स आर नॉट यूनिलेटरल। यहाँ पर क्या रहता है, बायलेटरल रहता है कि एक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसे जो है मनी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड से कुछ ना कुछ जो है क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज या कुछ ना कुछ जो है अपना वर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर आता है डिविडेंड एंड रॉयल्टी पर। डिविडेंड जो है वो किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, राइट। रॉयल्टी जो है वो भी हमारा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट होती है, तो दैट मीन्स कि ये चीज भी आपका फैक्टर पेमेंट का पार्ट है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है गिफ्ट्स एंड डोनेशन। गिफ्ट्स एंड डोनेशन, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या वो पर्सन हमें कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब हम डोनेट करते हैं तो दैट इज व्हाट कि हमें हेल्प करनी है इसलिए हम कर रहे हैं, हम उस डोनेशन के रिटर्न में कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज नहीं जो है हम लोग लेते हैं, तो दैट मीन्स कि गिफ्ट्स एंड डोनेशंस क्या है, आपके ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर इनकम आप इसे कह सकते हो। ट्रांसफर इनकम फॉर दोस्त जो कि रिसीव कर रहा है, ट्रांसफर पेमेंट फॉर दोस्त जो कि प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो गिफ्ट्स एंड डोनेशंस जो है वो आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In a foreign exchange market, equilibrium exchange rate is determined by dash in India. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है इंडिया में। ऑप्शंस है आपके आरबीआई, बी है गवर्नमेंट, सी इज डिमांड एंड सप्लाई, डी आईएमएफ, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंडिया में हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कैसे जो है हम लोग अटेन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग देखते हैं इंडिया में, सो दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, राइट। पहले जो है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था, फिर जो है फ्लोटिंग पर, तो एकदम कंप्लीटली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर तो कभी भी नहीं आए हम, लेकिन फिर आता है हमारे पास में मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, राइट। तो ये वाला जो है ये पर्टिकुलर रेट हम लोग देखते हैं जिसके हेल्प से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है उसकी हेल्प से फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ में मैनेज फ्लोटिंग रेट में आरबीआई जो है वो भी इंटरवीन करती है जब जरूरत लगती है, ठीक है। दैट मीन्स कि आरबीआई जो है वो मैनेज करके रखती है कि बहुत ज्यादा जो है एक्सचेंज रेट लो या फिर बहुत ज्यादा हाई ना जाए, और बाकी जो है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से जो आपका एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कब करते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम पर होता है। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है इंडिया में, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आरबीआई नहीं बोलेंगे हम, आरबीआई सिर्फ उसे मैनेज करती है, ठीक है, कि हाँ उसे बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा लो नहीं जाने देती है, बट जो इक्विलिब्रियम है वो डिटरमाइन कैसे होता है, मेनली बाय दी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
which function of foreign exchange market protects against the foreign exchange risk? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शंस आर क्रेडिट फंक्शन, B is hedging function, C है आपका ट्रांसफर फंक्शन एंड D is all of the above। तो प्रोटेक्ट कौन करता है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्ट करता है हेजिंग फंक्शन, राइट। मतलब कि प्रोटेक्ट करने वाला जो फंक्शन है उसे हम किस टर्म से जानते हैं? हेजिंग फंक्शन के टर्म से जो है उसे हम लोग जानते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What will be the effect on exports if foreign exchange rate increases? Exports पर क्या इफेक्ट होगा अगर foreign exchange rate increase हो जाए तो? ऑप्शंस आर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट एंड नन ऑफ दीज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स तो हमेशा एक चीज जो है याद रखना, एक रफ कॉलम बनाना और थोड़ा सा जो है ना आप लिख कर एक एक चीज को समझ लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में जब हम बिल्कुल माइंड मैपिंग करते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप गड़बड़ी कर दो। लेकिन आप अगर प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर प्रॉपर अगर आप चीजों को समझ कर करोगे ना तो आपका ऐसे जो क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। उनके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा जो है अपना पेन पेपर यूज करना है और थोड़ा सा लिख कर देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको करवाने वाली हूं जिसकी हेल्प से हम लोग इसके आंसर को निकालेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। लेट्स अज्यूम कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज था पहले। अब क्या हुआ? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, तो अब ये हुआ कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारे पास में है। अब हमें बात किसकी करनी है? एक्सपोर्ट्स की करनी है। एक्सपोर्ट्स पर क्या असर होगा? एक्सपोर्ट्स मतलब कि हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं या हम अपने गुड्स को जो है दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं सेलिंग पर्पज से, ठीक है। तो ये आ गया यूएस, ये आ गया क्या? इंडिया। इंडिया से गुड्स गए कहां पर? यूएस में, और यूएस में इसके बदले में क्या जाएगा? यूएस से इंडिया में क्या आएगा? मनी आएगा, राइट। ये जो गुड है इसके ऊपर हम फ्री में थोड़ी ना देंगे, इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, उसका प्राइस होगा, तो वो हमारे पास में इंडिया में मनी आने वाला है। अब क्या हुआ? पहले वाली अगर फर्स्ट वाली कंडीशन देखें, $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज वाली कंडीशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो इंडिया से यूएस में कितने यूनिट्स आए गुड्स के? 2 यूनिट्स आए, ठीक है। 2 यूनिट सेल किए गए यूएस में, तो यूएस 2 यूनिट्स के लिए हमें कितना पे करेगा? अब वो पहले हम देखते हैं कि 2 यूनिट्स कितने के हैं। लेट्स अज्यूम कि 60 रुपीज जो है पर यूनिट का प्राइस है, तो उस हिसाब से यूएस से हमारे पास में $2 आने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज $1 इज इक्वल्स टू 60, तो $2 इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। अब मान लो कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया। सेम वही चीज की इंडिया से यूएस में 2 यूनिट्स के गुड्स सेल हो रहे हैं ऑफ 60 रुपीज ईच, ठीक है। तो अब यूएस से इंडिया में कितने डॉलर्स आएंगे? अब देखो अगर ये वाली कंडीशन है और अगर हमारे पास में $2 आते हैं तो दैट मीन्स 140 रुपीज हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन गुड्स कितने रुपीज के हैं टोटल? अगर हम देखें तो 120 रुपीज के हैं। तो यूएस से 120 आना था, लेकिन अब वही सेम डॉलर में 140 रुपीज आ रहे हैं। तो दैट मीन्स अब यूएस वाले क्या बोलेंगे कि हमारे लिए तो इंडिया के गुड्स सस्ते हो गए हैं, राइट। वही सेम पर्टिकुलर वही $2 में उन्हें 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये यूएस के लिए क्या है? यूएस वालों के लिए क्या है कि हमारे जो गुड्स हैं वो चीप हो गए हैं। तो जब गुड्स की प्राइसेस कम होती है तो हम क्या करते हैं? हम डिमांड बढ़ाते हैं, राइट। और ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज चलती है, ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब प्राइस कम होता है तो गुड्स की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब यूएस वालों के लिए हमारे गुड्स रिलेटिवली चीपर बने
तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जो डिमांड है इंक्रीज करेंगे, और डिमांड इंक्रीज करेंगे मतलब कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। ऑल राइट, तो अगर जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पर क्या असर होगा, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। ठीक है, आई गेस क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजेस। ठीक है, अब अगर यही चीज आप आपके माइंड में कर दे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते थे कि ये हुआ वो हुआ ये वो। ठीक है, वहीं अगर आप इस चीज को थोड़ा सा लिख कर देखोगे, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, अगर आपको समझ में है, सारी चीजें समझ में आ चुकी है, और फिर अगर आप एग्जाम्पल लेकर ऐसे कुछ लिख कर देखोगे तो बिलीव मी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे लगा है। ठीक है, बिकॉज जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है उसे स्ट्रेच करके आपको बताना पड़ेगा, बट जब आपको अगर समझ में आ गया, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आप फटाफट जो है इसका आंसर बता सकते हो कि हाँ एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रॉपरली जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर, फॉरेन एक्सचेंज के जो बायर्स और सेलर्स है वो कौन होते हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स एंड ऑल ऑफ देम। तो अगर हम बोले कि फॉरेन एक्सचेंज के बायर्स एंड सेलर्स तो ये सारे ही होते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक भी जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज को बाय या सेल करती है, कमर्शियल बैंक भी करती है, ब्रोकर्स भी करते हैं। अब ये बात है कि ये अथोराइज्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे करना है आपका जो फॉरेन एक्सचेंज परचेज या सेल करना है, तो उसके लिए पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से, लेकिन इन्हें जो है परमिशन रहती है इन द सेंस वो ऑलरेडी ले चुके होते हैं, इसलिए ये जो है या आपका ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ देम। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which exchange rate measures the average relative strength of a given currency with respect to other currency without eliminating the effect of change in price। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा एक्सचेंज रेट है जो कि मेजर करता है एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी, जो गिवन करेंसी है उसकी, विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज विदाउट एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक एक टर्म को अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शंस है आपके पास में नॉमिनल एक्सचेंज रेट, बी है आपके पास में नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सी है रियल एक्सचेंज रेट और डी है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जो है आपका डेफिनेशन बेस्ड एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको जो है सीधा सीधा क्या बताना है, इसका आंसर बताना रहेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हम कौन से एक्सचेंज रेट में देखते हैं या कौन से एक्सचेंज रेट का मतलब जो है ये होता है, सो दैट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, when one country manipulates exchange rate against the interest of other country is known as, जब एक कंट्री एक्सचेंज रेट को क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है किसी दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर कोई भी कंट्री जो है वो पर्पसली आपका जो एक्सचेंज रेट है उसे मैनिपुलेट कर रही है, उसे जो है हाई या लो ले जा रही है, उसे चेंज कर रही है, और इसलिए कर रही है ताकि वो जो दूसरी कंट्री है उसके फायदे में कोई चीज ना हो सके, तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, वाइड बैंड एंड क्राउलिंग पैग। तो ये क्या होता है, दिस इज डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, इसे हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। ये जब हमने मैनेज्ड फ्लोटिंग पढ़ा था तो उसी के अंदर जो है हम लोगों ने डर्टी फ्लोटिंग भी पढ़ा था। ठीक है, तो जब कोई कंट्री पर्पसली अगर जो है आपके एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करती है दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो उसे जो है हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन बी। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, other things remaining the unchanged when in a country the price of foreign currency rises, national income is, options are likely to rise, likely to fall, likely to rise or to fall, not affected। ठीक है, क्या बोला गया है कि बाकी सारी चीजें जो हैं हम अनचेंज्ड बोल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर जो है कंट्री में
जो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी अगर वो राइज होता है तो उसकी वजह से नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखो फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज हो रहा है मतलब कि क्या, जैसे कि हमने बोला कि $1 इज इक्वल्स टू पहले 60 रुपीज था, अब मान लो $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया। तो ये जो है ये प्राइस बढ़ा किसका, फॉरेन करेंसी का। पहले हम जो है ये करेंसी 60 रुपीज में परचेज कर रहे थे, अब हमें वही सेम करेंसी 70 रुपीज में परचेज करनी पड़ी है। मतलब कि ये हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है या जो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ। अब इसकी वजह से अभी अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट होगा, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, अभी मैं वापस उतना जो है पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि कैसे हुआ क्या हुआ, आई गेस आप लोग जो है उसको समझ चुके हो। अगर नहीं, आपने अगर पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे इसका मतलब कि स्टूडेंट्स हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। बिकॉज एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे, जब हम प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो जो नेशनल इनकम है उस पर क्या इफेक्ट होगा, नेशनल इनकम विल राइज। जब नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम किस बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है कंट्री में। ठीक है, तो अगर टोटल प्रोडक्शन राइज हो रहा है तो दैट मीन्स कि नेशनल इनकम भी राइज होगा। ऑलराइट, सो नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। ऑल राइट, आई गेस कंसेप्ट जो है आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया कि कैसे जो है नेशनल इनकम राइज हो रही है। अब बस यहाँ पर भी वही चीज की ये लॉजिक मत लगाना कि अरे यार फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ रहा है तो मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि हमारे लिए अच्छा नहीं, तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ सकती है, ये लॉजिक मत लगाना। यहाँ पर प्रॉपर जो है इसका क्या लेना है, हमें इसके रूट पर जाना है कि बाकी सारी चीजों को हम अनचेंज्ड माने, अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह से नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो इट इज लाइकली टू राइज। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन इन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स, नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज, टू फॉल, टू राइज और टू फॉल, टू रिमेन अनअफेक्टेड। अब जो इसके पहले क्वेश्चन था उसी का क्या हो गया, रिवर्स क्वेश्चन हो गया। क्या बोला जा रहा है, फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो या फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो क्या हो रही है, वो फॉल हो रही है। जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज पहले था, अब हो गया है $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये फॉरेन करेंसी की प्राइस कम हो रही है तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे। एक्सपोर्ट्स कम क्यों होंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए हमारे गुड्स रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, कॉस्टियर बन जाएंगे। और जब किसी भी पर्टिकुलर गुड की कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स अगर कम होंगे तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर उसका इफेक्ट ये होगा कि वो भी कम हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम भी फॉल होगी। ठीक है, नेशनल इनकम की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज टू फॉल। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर्स टू, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आर द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, बी है आपका द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, सी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, एंड डी इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब सबसे पहले ए वाले ऑप्शन पर आओ, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, इन दी डोमेस्टिक मार्केट, क्या हम फॉरेन एक्सचेंज की बात डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज की बात हम इंटरनेशनल मार्केट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो डोमेस्टिक मार्केट है ये इसको क्या बना रहा है, रॉन्ग बना रहा है। बी वाले ऑप्शन पर आए, प्राइस ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी की प्राइस इन रिलेशन टू अदर करेंसी,
कहाँ पर? इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो क्या इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, कि हाँ एक करेंसी की वैल्यू जो है या एक करेंसी की प्राइस दूसरे करेंसी के रिलेशन में कैसी है, ठीक है, या कितनी है। सी ऑप्शन पर आओ, डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस किसके रिलेशन में? फॉरेन करेंसी के रिलेशन में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। क्या ये चीज भी सही है? यस, ये भी सही है, ये भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट ही होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अब यहाँ पर क्या पूछा गया है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इट इज नोन एज। क्या बोला गया हमें? कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसके टर्म्स में? फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, बी है आपका डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सी है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डी ऑप्शन इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब कि या तो डेप्रिसिएशन है या डिवैल्यूएशन है। अब इन दोनों में से क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है कि ये जो डिक्रीज है ये किसकी वजह से हो रहा है। अगर डिक्रीज जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में, वो अगर मान लो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रही है तो हम उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और अगर मान लो ये जो डिक्रीज है ये गवर्नमेंट पर्पसली कर रही है तो उसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा दिया है कि डिक्रीज किया गया है या जो है गवर्नमेंट ने किया है या ये पर्पसली किया गया था, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया? इनमें से कोई भी टर्म्स है नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? इस केस में हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किसकी वजह से होगा? डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसी ही चीजें आप लोगों को याद रखनी की डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों जो है ये गवर्नमेंट के जो उनके मतलब गवर्नमेंट के जो भी पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं उनकी वजह से होता है, और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन जो है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपी एंड यूएस डॉलर बी ₹40 पर डॉलर एंड इट चेंजेस टू ₹50 पर डॉलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है। क्या बोला गया कि जो है एक्सचेंज रेट हमें बताया गया है कि ₹40 पर डॉलर था पहले, उसके बाद में वो चेंज होकर ₹50 पर डॉलर चला गया है। और अब हमें ये बोला गया है कि हमारे पास में जो ऑप्शन है उसमें से हमें बताना है कि डेप्रिसिएशन का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो क्या है? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, बी है आपका इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, सी है आपका इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, और डी ऑप्शन है आपका डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। अब इनमें से क्या होगा, इस चीज को एग्जामिन करना सिर्फ इसे पढ़कर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अगर हम ग्राफ के थ्रू इसे देखेंगे तो चीजें जो है वो हमारे लिए क्या होंगी? इजी बन जाएंगी, ठीक है। तो अब जो है इसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के थ्रू जो है चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर जो है ग्राफ ले लो, हम एक हम ले लेंगे क्या? डिमांड, और एक ले लेंगे हम क्या? सप्लाई, ठीक है। दिस इज व्हाट? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ऑल राइट। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा, ऑल राइट। यहाँ पर जो है ये हमारा लेट्स अज्यूम ₹40 पर डॉलर वाला जो है ये फर्स्ट आ जाता है, और अभी हमें जो है ₹50 पर डॉलर पर जाना रहेगा, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई ले लिया है और हमने क्या ले लिया? अपना जो एक्सचेंज रेट है इक्विलिब्रियम लेवल वाला था वो हम लोगों ने ले लिया है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है? उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें यहाँ से देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर आपके ऑप्शन में गिवन है एज इट इज हम जो है उसे क्या करेंगे? उसे जो है एज इट इज हम लोग पुट करेंगे अपने इस पर्टिकुलर ग्राफ में, और एक एक जो वेरियस ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस में जैसे जैसा बोला गया वैसा वैसा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ
यहाँ पर जो है ये हमारा 40 रुपीज से 50 रुपीज पर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम फिर जो है उसी पर्टिकुलर ऑप्शन को अपना करेक्ट ऑप्शन एज्यूम कर लेंगे। ऑल राइट, अब ऑप्शन ए देखो तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर है और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है अपने ग्राफ पर सेम चीज को प्लॉट करते हैं, डिमांड को इंक्रीज करवा दो, डिमांड को इंक्रीज करवाना है मतलब कि राइट हैंड पर शिफ्ट हो जाएगी, और सप्लाई को क्या करना है, सप्लाई को हमें डिक्रीज करना है, तो सप्लाई अगर डिक्रीज करनी है तो वो लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसे अब हम लोग जो है लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कुछ आ जाएगी हमारी, सॉरी लेफ्ट हैंड पे इस साइड पर आ गई, ठीक है। तो ये आ गई आपकी क्या, नेक्स्ट वाला जो आपका एक्सचेंज रेट है वो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला एक्सचेंज रेट था ₹40 पर डॉलर, उससे जो है ऊपर आया है नेक्स्ट वाला जो हमारा एक्सचेंज रेट है, तो कहीं ना कहीं जो है इसे हम बोल सकते हैं कि ये 50 रुपीज पर डॉलर पर हो सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं पता, लेकिन ये 50 रुपीज पर डॉलर पर क्या है, जा सकता है, ये इससे अबव जा रहा है। और क्वांटिटी तो सेम है एज इट इज, लेकिन हमें क्वांटिटी से एज सच कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी से एज सच मतलब नहीं है इन द सेंस व्हाट, कि ये जो है आपकी $1 जो आपकी डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी है उससे इतना अभी हमें मतलब नहीं है, बिकॉज हमें इसके रेट्स को देखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके हिसाब से रेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को एट प्रेजेंट के लिए हम क्या मान रहे हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन अभी हम लोग आगे जो है चेक कर लें बी, सी और डी को भी, और फिर उसके बाद में बताएंगे कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन आपको बोल रहा है इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। डिमांड और सप्लाई दोनों को ही इंक्रीज करना है, तो दैट मीन्स डिमांड में राइट हैंड पर शिफ्ट है और सप्लाई में भी क्या है, राइट हैंड पर शिफ्ट है। तो ये आपका न्यू जो है इक्विलिब्रियम बना। लेकिन इस पर आप क्या देखोगे कि जो एक्सचेंज रेट है वो सेम है, एक्सचेंज रेट को हमें सेम रखना नहीं है, ये क्या होगा आपका इंक्रीज होना चाहिए, तो वो सेम आ रहा है। तो अब यहाँ से क्लियरली हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी आपका इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। सप्लाई को इंक्रीज करो, दैट मीन सप्लाई में राइट हैंड पर शिफ्ट है, और डिमांड को क्या करना है, डिक्रीज करना है, डिमांड पर लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट ले आओ। यहाँ पर आया हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यू एक्सचेंज रेट जो है वो ये बना, लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट है ये तो हमारे प्रीवियस वाले से लो पर आ रहा है, दैट मीन्स ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा 30 रुपीज पर डॉलर वाली चीज, और हमें तो ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो आपका ऑप्शन सी है ये भी क्या है, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। फिर आ जाओ लास्ट वाले ऑप्शन पर, डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की डिमांड और सप्लाई दोनों को ही डिक्रीज कर दो, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड शिफ्ट इसमें और लेफ्ट हैंड का ही शिफ्ट क्या है, इसमें है आपका, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आया है, और ये काफी आपका जो है इसके पास में है। अगर एग्जैक्टली आप उसे स्केल और उससे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों पर क्या होगा, ओवरसीड ही करने वाला है। तो दैट मीन्स ये एक्सचेंज रेट जो है ये भी इंक्रीज नहीं है, और अगर ये इंक्रीज जाता भी तो ये प्रीवियस वाले से, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है उससे काफी कम है, ये एकदम 40 के पास में है, तो ये 50 तक का गैप नहीं बताएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका ये जो ऑप्शन डी है ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन ए, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को बिना ग्राफ के अगर आप इसका आंसर निकालना चाहोगे तो दैट इज लाइक कि बस उसी में उलझ के बैठ जाओगे आप, राइट। और उसके बाद भी आप सही आंसर बता पाओ या ना बता पाओ उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्या करो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ के थ्रू जो है चीजों को समझ लो, ठीक है। और ये नहीं करना आपको कि एक ही ग्राफ में बार बार आप रब कर रहे हो, आपको क्या करना है, 4 ग्राफ बनाने हैं, 4 आपके ऑप्शंस के लिए, ठीक है। वहां पर जो है हमें इतना नहीं करना है एग्जाम में कि हम जो है रब करने बैठे हैं, हमने 4 जो है क्या बनाओगे, 4 ग्राफ बनाओगे इन 4 ऑप्शंस के लिए, ठीक है। और अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट और जो सबसे पॉसिबल, जो बेस्ट आपका जो सबसे नजदीक वाला जो ग्राफ होगा उसी को आप क्या करोगे, उसी का जो प्रिवेलेंट ऑप्शन होगा उसको आप करेक्ट ऑप्शन बता दोगे, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या गया, योर ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
decrease in value of foreign currency in terms of domestic currency, it is dash of domestic currency. जो foreign currency है उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, किसके टर्म्स में? डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में। तो डोमेस्टिक करेंसी के लिए ये चीज क्या है? यहां पर ध्यान देना कि वैल्यू किसकी डिक्रीज हुई? फॉरेन करेंसी की। इट मींस कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक करेंसी के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस वुड बी एप्रिसिएशन, ठीक है, बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी की तो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? योर ऑप्शन डी, दैट इज एप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे जो है बस ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पर बोला क्या गया, किसकी वैल्यू में डिक्रीज है? फॉरेन करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज है, और पूछा गया कि डोमेस्टिक करेंसी के लिए ये क्या है, ठीक है। सो आई गेस की क्वेश्चन जो है प्रॉपर्ली समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अंडर डेप्रिसिएशन ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी who will be benefited, ठीक है। अगर मान लो डेप्रिसिएशन हो रहा है किसका? फॉरेन करेंसी का। किसके टर्म्स में? डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में। तो इसकी वजह से बेनिफिट किसको होगा? अब क्या बोला गया? डेप्रिसिएशन है फॉरेन करेंसी का। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है $1 हमें मिल रहा था 60 रुपीज का, अब जो फॉरेन करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब कि अब जो है $1 50 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू किसकी कम करनी है आपको? आपकी फॉरेन करेंसी की, बिकॉज डेप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का हुआ है। तो अब इसमें कौन सी पार्टी जो है वो बेनिफिटेड रहेगी? इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, या फिर बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। अब हमें बताना है। अब सबसे पहले हम क्या देख लें? सबसे पहले हम इंपोर्टर्स को देख लेते हैं कि इंपोर्टर्स पर इसका क्या असर होने वाला है, ठीक है। दिस इज यूएस, दिस इज इंडिया। क्या हो रहा है? इंपोर्टर्स अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि इंडिया में जो है गुड्स आ रहे हैं, और इंडिया से बाहर क्या जाएगा? मनी जाएगा इन गुड्स के अगेंस्ट में, ठीक है। दिस इज व्हाट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यूएस डॉलर और यूएस डॉलर की हमारे पास में क्या है? वैल्यू गिवन है 60 एंड 50। मान लो जो गुड्स आ रहे हैं वो पहले कितने के थे? $2 के जो है हमारे पास में गुड आ रहे थे, तो हम कितना मनी पे कर रहे थे? हम मनी पे कर रहे थे 120, ठीक है। $2 को लेने के लिए 120 पे करना पड़ रहा था ना। अब वही चीज $1.50 का हो गया, तो वही चीज अब हम कितना पे कर रहे हैं? अब हम पे कर रहे हैं 100 रुपीज। तो दैट मीन्स कि ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक ज्यादा बेटर चीज है कि हम जो है सेम गुड्स को खरीद पा रहे हैं कम रुपी में। दैट मीन्स कि हमारे लिए यूएस के जो गुड्स हैं वो क्या हुए? चीप हो गए हैं। तो अकॉर्डिंगली अब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। यस, हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, और अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो ये इंपोर्टर के लिए अच्छी बात है। यस, बिल्कुल अच्छी बात है, राइट। अगर अब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ये इंपोर्टर जो है वो बेनिफिट होगा इससे, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब कि इंपोर्टर्स तो बेनिफिट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब बात आती है एक्सपोर्टर्स की। अब एक्सपोर्टर्स पर देख लेते हैं कि क्या असर होने वाला है स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो सेम चीज लेते हैं, यूएस एंड इंडिया, ऑलराइट। अब एक्सपोर्ट करना है हमें, तो इंडिया से क्या हुआ? गुड्स गए हैं कहां पर? यूएस में, और यूएस से इंडिया में क्या आ रहा है? मनी आ रहा है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, जो गुड्स इंडिया से यूएस में जा रहे हैं दे आर ऑफ $120, सॉरी ₹120, ठीक है। 120 के गुड्स जा रहे हैं, तो यूएस से कितना मनी आएगा? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो है $2 आने वाले हैं। लेकिन अब वही सेम गुड, जब ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन है $1 = 50 रुपीज वाला, तो वही सेम गुड को खरीदने के लिए अब क्या सिर्फ $2 सफिशिएंट है? नहीं है, इसके ऊपर हमें और डॉलर्स लगेंगे, बिकॉज अब तो ये $2 में 100 रुपीज ही बनेगा, और हमारे गुड्स 120 के हैं। तो इसका मतलब कि यूएस वालों के लिए गुड्स क्या हो गए हैं? कॉस्टलियर हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो है कम गुड्स को परचेज करेंगे, बिकॉज इनके लिए हमारे गुड्स महंगे हो गए। तो अब एक्सपोर्ट क्या होगा? अब एक्सपोर्ट कम होगा, और अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो एक्सपोर्टर्स के लिए वो चीज बेनिफिटेड नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें बेनिफिट कौन हुआ? इसमें बेनिफिट इंपोर्टर्स हुए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज इंपोर्टर्स, ठीक है। इंपोर्टर्स क्यों बेनिफिट हुए? क्योंकि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है।
यहाँ पर जो प्रॉपर आपको टर्म्स पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं कि डेप्रिसिएशन हो रहा है किसका, फॉरेन करेंसी का, किसके टर्म्स में, डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में। तो बेनिफिट किसको हुआ, बेनिफिट हुआ इंपोर्टर्स को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंपोर्टर्स, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है प्रॉपरली समझ में आ गया है कि कैसे जो है हमने इस चीज को फाइंड आउट किया है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। रिडक्शन हो रहा है किसमें, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में, बाय गवर्नमेंट, इसे हम क्या कहेंगे। अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है तो उसका मतलब कि दैट इज डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड। अगर मार्केट फोर्सेस से जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में रिडक्शन है तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है बाय गवर्नमेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन, ठीक है। और वहीं अगर ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। ऑल राइट, आई गेस ये वाले क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। व्हेन डोमेस्टिक करेंसी loses its value in relation to the foreign currency in the international money market, it is a situation of currency appreciation, currency depreciation, currency devaluation and D none of these। अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू लूज करती है किसके रिलेशन में, फॉरेन करेंसी के रिलेशन में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन। करेंसी एप्रिसिएशन जो है वो कब टेक प्लेस करती है। ऑप्शंस आर डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। बी है आपका देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सी है देयर इज द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एंड डी नन ऑफ दीज। क्या बोला गया है आपसे, क्या पूछा गया है, करेंसी एप्रिसिएशन पूछा गया है। तो करेंसी एप्रिसिएशन कब हो रहा है आपको बताना है। अगर ऑप्शन ए देखें तो वो क्या बोल रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी जो है वो उसकी वैल्यू लूज करती है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। क्या ये करेंसी एप्रिसिएशन है, बिल्कुल नहीं, दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन, राइट। कि करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट हो रही है बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू लूज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो दिस इज डेप्रिसिएशन, ये गलत हो गया आपका आंसर। बी वाला देखें तो देयर इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में फॉरेन करेंसी की प्राइस इंक्रीज हो गई, मतलब कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज से अब इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, ये $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज पे चला गया। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसे हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दिस इज टर्म एज डेप्रिसिएशन बिकॉज ये क्या बता रही है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हुई है, तो ये भी डेप्रिसिएशन है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। फिर आ जाओ थर्ड वाले या फिर सी वाले ऑप्शन पर। देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जो फॉरेन करेंसी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, किसके टर्म्स में, डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में। मतलब कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, और अब क्या बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी की प्राइस डिक्रीज हुई, तो दैट मीन्स कि $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, ठीक है, प्राइस कम हो गई। क्या ये करेंसी एप्रिसिएशन है, बिल्कुल है, इसे ही तो हम करेंसी एप्रिसिएशन कह रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन सी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When US dollar exchanges for ₹50 instead of ₹55 earlier, the domestic currency shows। जब यूएस डॉलर एक्सचेंज हो रहा है कितने पर, 50 रुपीज पर एक्सचेंज हो रहा है इंस्टेड ऑफ 55 अर्लियर। पहले 55 में एक्सचेंज होता था यूएस डॉलर, अब यही सेम यूएस डॉलर 50 रुपीज में एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इसमें डोमेस्टिक करेंसी पर क्या शो हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी में एप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है।
ऑप्शंस आर करेंसी एप्रिसिएशन, बी इज करेंसी डेप्रिसिएशन, सी इज करेंसी डिवैल्यूएशन एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज एप्रिसिएशन। पहले हमें 55 रुपीज पे करने पड़ते थे एक जो है यूएस डॉलर को खरीदने के लिए, लेकिन अब हमें 50 रुपीज ही पे करने पड़ते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या देखने को मिला, करेंसी एप्रिसिएशन देखने को मिला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन ए, दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। रिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑकर्स व्हेन, जो डोमेस्टिक करेंसी का रिवैल्यूएशन है वो कब ऑकर होता है। ऑप्शंस आर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट ओइंग टू सप्लाई डिमांड फोर्सेस। बी ऑप्शन है value of domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate. C है market forces of demand and supply becomes redundant and D is both B and C. ठीक है, अब अगर हम ए वाला देखें तो यहाँ पर जो है डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू वो राइज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, सप्लाई डिमांड फोर्सेस की वजह से। हमें क्या पढ़ना है, हमें रीवैल्यूएशन को बताना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एप्रिसिएशन, इसे हम रीवैल्यूएशन नहीं कहेंगे, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। फिर अगर ऑप्शन बी पर आए तो ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो डेलिबरेटली रेस की गई है बाय गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट जो है अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। सी वाले ऑप्शन पर आए तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है उनका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो गया है, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो इफेक्ट है वो नहीं वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ सी ऑप्शन को देखूं तो ये थोड़ा इररिलेवेंट सा ऑप्शन है कि यहाँ पर जो है ये आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसे रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, और बी एंड सी मतलब कि जो आपका ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी, वो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। When the exchange rate rises due to managed floating, it is called, जब exchange rate rise होता है किसकी वजह से, managed floating की वजह से, तो इसे हम क्या कहेंगे, devaluation, appreciation, depreciation और revaluation। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, that is depreciation। ठीक है, when the exchange rate rises, exchange rate rise हो रहा है मतलब कि ये जो हम बोल रहे हैं कि 140 पर डॉलर और फिर हम बोल रहे हैं ₹50 पर डॉलर, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सचेंज रेट इज राइजिंग। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज रेट राइज हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, डिप्रिसिएशन है, या फिर ये डिवैल्यूएशन हो सकता था अगर इसको गवर्नमेंट करती तो। ठीक है, बट यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग बोला गया, मैनेज फ्लोटिंग में मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज द डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A BOP account of a country is always in balance because it is based on the principle of, जो BOP अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, वो हमेशा बैलेंस में ही होता है, वो हमेशा बैलेंस ही आएगा। दैट मीन्स जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हो, आपका क्रेडिट और डेबिट साइड लेते हो, तो इनका जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो किस पर, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अकाउंट्स के, मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के या इकोनॉमिक्स के। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर दोज जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस शीट, जिसमें कि हम लोग डेबिट साइड लेते हैं, क्रेडिट साइड लेते हैं, और एट दी एंड जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इफ इक्वल नहीं आते तो आपका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं गलत होता है, राइट। फॉर दोज जो कि नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें भी इतना आइडिया होगा कि आपके जो अकाउंट्स हैं, ओके, अकाउंट्स में जो हम वेरियस डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, आपके इक्वल आते हैं, बिकॉज वो जो है हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है ये भी कौन से टाइप पर या कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज अकाउंट्स। ऑल राइट,
फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच आइटम और आइटम्स इज और आर एक्सक्लूडेड इन बीओटी बट इंक्लूडेड इन बीओपी। बीओटी दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या एक्सक्लूड हो रहा है लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको पहले ही बताया है कि इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसी के अंदर एक छोटा कंसेप्ट हम उसे बोल देंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स का एक्सचेंज होता है, जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ये हम जो है नोट डाउन करते हैं, या ये जो है ये आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट बनता है, ठीक है, उसमें इंक्लूड करते हैं। उसके अपार्ट, गुड्स के अपार्ट जो भी चीजें होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आती है। तो ऑप्शंस आपके पास में इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स, सी इज इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट, एंड डी बोथ बी एंड सी। अगर हम लोग देखें, सॉरी बोथ ए एंड सी, अगर हम लोग देखें ऑप्शन बी को, तो विजिबल आइटम्स मतलब कि गुड्स, और गुड्स जो हैं वो आपके बीओटी में इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। इनविजिबल आइटम्स आपके बीओटी में इंक्लूड होते हैं, नहीं होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल आइटम्स हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग इनविजिबल आइटम्स लेते हैं। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट ये आप बैलेंस ऑफ ट्रेड में लोगे, नहीं लोगे। किस में लोगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में लोगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ, फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस occurs when there is, जो फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम है, फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कि क्या है कि हमारे पास में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब ऑकर होगा? ऑप्शंस आर बीओटी सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है। बी है आपका टोटल एक्सपोर्ट्स आर मोर देन टोटल इंपोर्ट्स। सी है आपका टोटल एक्सपोर्ट्स आर लेस देन टोटल इंपोर्ट्स, एंड डी टोटल एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू टोटल इंपोर्ट्स, ठीक है। नाउ अगर हम सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट मींस आपके जो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं उनमें हमें देखना है, हमारी अगर रिसीट ज्यादा होगी हमारे पेमेंट से तो क्या होगा? तो हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बी वाला ऑप्शन देखूं, देखो बीओटी सरप्लस में है तो उसकी वजह से बीओपी भी सरप्लस में आए, ये चीज जरूरी नहीं होती है। ऑल राइट, इस चीज को आप लोग बिल्कुल स्पेसिफिकली अपने माइंड में फिट रखो कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में होगा ही होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, उसमें ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में ना आए, ठीक है। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ बोथ थिंग्स। अब अगर मैं बी वाले ऑप्शन पर देखूं, टोटल एक्सपोर्ट्स आर मोर देन टोटल इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं मतलब कि एक्सपोर्ट के बदले में हमारे पास में क्या आने वाला है? मनी आने वाला है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि रिसीट्स जो है वो मोर देन है, किससे? पेमेंट से, हमारे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट, अगर रिसीट्स ज्यादा रहेंगी पेमेंट से सो दैट मीन्स कि हमारा बीओपी जो है वो क्या होगा? सरप्लस में आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे हिसाब से अभी तक का तो सही ऑप्शन है। सी पर आते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है? लेस है, इंपोर्ट्स है। तो ये क्या बता रहा है कि आपके रिसीट्स लेस है पेमेंट से, तो इसमें आपका सरप्लस नहीं होगा, ये डेफिसिट होगा, ठीक है। अगर टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इंपोर्ट्स इक्वल है, दैट मीन्स अगर रिसीट और पेमेंट इक्वल है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका बैलेंस्ड बीओपी हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका क्या है? गलत ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज टोटल एक्सपोर्ट्स आर मोर देन टोटल इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर सरप्लस बीओपी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, Which one is not an effect of BOP deficit? इनमें से क्या है जो कि BOP deficit का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। That means अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है तो उनकी वजह से इनमें से कौन सी चीज है जो कि नहीं होगी? ऑप्शंस आर इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन, बी है आपका इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्रेडिटेबिलिटी, सी इज रिड्यूस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और डी है आपका इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है। हमें क्या बताना है कि बीओपी डेफिसिट में है तो उनमें से इसका कौन सा जो है आपका डेफिसिट, सॉरी इनमें से कौन सा है जो कि बीओपी डेफिसिट का इफेक्ट नहीं है। बीओपी डेफिसिट मतलब कि आपकी रिसीट्स क्या हो गई है? कम हो गई है पेमेंट से। ऑल राइट, हम जो रिसीव कर रहे हैं मनी वो कम हो गई है, किससे?
पेमेंट जो हम कर रहे हैं उससे। तो अब उसमें से हमें बताना है कि इसका इफेक्ट इनमें से कौन से पर नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए अगर देखो तो इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन, क्या फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? अगर हमारे पेमेंट ज्यादा है तो हमें कहीं ना कहीं से तो मनी लेना पड़ेगा ताकि हम ये जो पेमेंट्स हैं ये पूरे कर सके, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में 500 रुपीज है और मेरा खर्चा 1000 रुपीज का है, तो मैं कहीं ना कहीं से 500 रुपीज और क्या करूंगी? जुगाड़ करूंगी, ताकि मैंने जो ये 1000 का खर्चा किया है, ठीक है, जो 1000 मुझे खर्च करने हैं वो मेरे पास में हो सके। तो इसके लिए मेरे लिए क्या बढ़ेगा? एक फाइनेंशियल जो बर्डन है वो बढ़ेगा कि अभी मैं 500 रुपीज कहां से जुगाड़ करूं, ठीक है। तो इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन इज अ इफेक्ट ऑफ आपका बीओपी डेफिसिट। हमें क्या बताना है? नॉट एन इफेक्ट ऑफ बीओपी डेफिसिट बताना है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक क्रेडिटेबिलिटी में इंक्रीज होना। इकोनॉमिक क्रेडिटेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि हाँ, आप किसी पर्सन को या आप किसी कंट्री को ऐसे देख रहे हो कि नहीं नहीं ये तो काफी वेल वर्स्ड है, इसके पास तो काफी पैसा है, या ये जो है बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, इस वे में, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास में मेरी रिसीट्स कम है और मेरे अगर पेमेंट ज्यादा है तो वो मेरी क्रेडिटेबिलिटी को लो करेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वजह से मेरी क्रेडिटेबिलिटी कम होने वाली है। आप लोग जो मुझ पर कम भरोसा करोगे, पता नहीं मैडम ये 1000 रुपीज देंगी या नहीं देंगी, ठीक है। अगर ये जो मुझे 500 किसी से अगर मैं लूंगी उधार पे भी, इफ अगर मैं 500 की कहीं से जुगाड़ कर लूं, तो जो पर्सन मुझे 500 देगा उसे क्या लगेगा कि यार पता नहीं जो है ये मुझे वापस रिटर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मेरी क्रेडिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्रेडिटेबिलिटी होने वाला है क्या? नहीं। तो यही क्या है? यही आपका नॉट एन इफेक्ट ऑफ बीओपी डेफिसिट में आएगा, ठीक है। फिर रिड्यूस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा, बिल्कुल कम होगा। रिसीट उतनी हो नहीं रही, पेमेंट उतना हमें करना है, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हम यूज करेंगे और वो हमारा कम होगा, हमारे पास में उतना रिजर्व बचेगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास में उतना मनी आया नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका बीओपी डेफिसिट का क्या है? एक इफेक्ट है। और अगर डी ऑप्शन देखें, डिक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन डिपेंडेंस हमारा बढ़ेगा, हम जो है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट बनेंगे। तो यस बनेंगे, अगर आप किसी से मनी ले रहे हो तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं कुछ टाइम के बाद में पेमेंट करूं, तो भी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो जो बोलेंगे हमें वो मानना पड़ेगा, बिकॉज एट प्रेजेंट हम जो है क्या रहेंगे? हम गलतियों में रहेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। दैट मीन्स हमारा जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। तो ये भी आपका बीओपी डेफिसिट का इफेक्ट होता है। तो नॉट एन इफेक्ट वाला कौन सा आएगा? इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्रेडिटेबिलिटी। इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हो गया। ऑप्शन डी नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑल राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। Dash is a systematic record of all the economic transactions between one country and the rest of the world. Options are balance of trade, balance of transactions, budget and balance of payment. तो क्या बताना है हमें? हमें ये बताना है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर हम लिखते हैं, ओके, कहाँ पर सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती है, तो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो ही एक उसी में जो है सारे हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If India exports goods worth rupees 20 crore and imports goods worth rupees 30 crore, it will have a dash, ठीक है। इंडिया क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है 20 करोड़ के गुड और इंपोर्ट कर रही है 30 करोड़ के, तो क्या होने वाला है? surplus of 10 crores in balance of trade, deficit of 10 crores in balance of trade, deficit of 50 crores in balance of trade and can't say। balance of trade को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता है। एक्सपोर्ट कितने हैं? 20 करोड़ के, इंपोर्ट कितने हैं? 30 करोड़ के। तो 20 माइनस 30 कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। दैट इज डेफिसिट है कितने का? 10 करोड़ का, ठीक है। तो 10 करोड़ का डेफिसिट आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में, दैट मीन्स ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
Which one of the following items is an intangible item in the balance of payment statement? ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि intangible item कौन सा है balance of payment statement में. intangible item का मतलब क्या हो गया, services कौन सी है. ठीक है, options are export of food grains, B is import of crude oil, C is banking services provided in other countries, और D है आपका import of steel by industry. तो intangible कौन सा होगा, सर्विसेज. सर्विसेज इनमें से कौन सी है स्टूडेंट्स, दैट इज बैंकिंग सर्विसेज. बाकी सारे तो आपके टेंजिबल गुड्स हैं. ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन बन गया. फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डील्स विथ डेब्ट्स एंड क्लेम्स ऑफ द कंट्री. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि डेब्ट्स और क्लेम्स जो है कंट्री के उससे डील करता है. Options are balance of capital account, balance of trade account, balance of current account and balance of services. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. फिर आते हैं नेक्स्ट पर, नेम द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, हमें ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बताने हैं जो कि हम अंडरटेक करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए. ऑप्शंस आर ऑटोनॉमस आइटम्स, बी है आपका अकोमोडेटिंग आइटम्स, सी है आपके इनविजिबल आइटम्स एंड डी इज नन ऑफ दीज. तो जब इक्विलिब्रियम के पर्पज से, या जो इक्विलिब्रियम जो है हमें अटेन करना है उस पर्पज से जब हम कोई भी पर्टिकुलर जो है आइटम्स को या कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम अंडरटेक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, या फिर उन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स. ठीक है, जो हमारे ऑटोनॉमस आइटम्स है दे आर अंडरटेकन विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर लेवल ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी, दैट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू. जो करेंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो करेंट अकाउंट हमें बताना है. करेंट अकाउंट में हम जो है असेट या लाइबिलिटीज के अलावा, या असेट या लाइबिलिटीज को जो आइटम्स अफेक्ट नहीं करते हैं उनके अलावा जो चीजें हैं वो सारे आपके करेंट अकाउंट में आती है. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपके करेंट अकाउंट का पार्ट है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज आपके करेंट अकाउंट का पार्ट है, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर करेंट अकाउंट. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ देम. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, करेंट ट्रांजेक्शंस आर ऑफ डैश नेचर. जो करेंट ट्रांजेक्शंस हैं वो किस नेचर के होते हैं, फ्लो, स्टॉक, बोथ फ्लो एंड स्टॉक, नन ऑफ द अबव. तो जो करेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर ऑफ द फ्लो नेचर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज फ्लो. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कैपिटल अकाउंट में भी डैश. कैपिटल अकाउंट जो है वो प्राइवेट कैपिटल हो सकता है, वो बैंकिंग कैपिटल हो सकता है, वो ऑफिशियल कैपिटल हो सकता है, या वो ऑल ऑफ देम है. ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि कैपिटल अकाउंट में बी डैश. ठीक है, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो कैपिटल अकाउंट जो है वो ये सारे हो सकते हैं, प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल और ऑफिशियल कैपिटल. तीनों ही जो है ये पॉसिबल है, या हम ये बोलें कि ये तीनों ही आपके कैपिटल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ देम. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स शोइंग. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक सेट ऑफ अकाउंट है जो कि क्या शो करता है, ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, all economic transactions between residents of domestic country and residents of foreign countries, all autonomous transactions of the country with the rest of the world, and option D both A and B. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में हम क्या लेते हैं, हम सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस लेते हैं ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्या ये चीज है, यस बिल्कुल हम इसे इंक्लूड करते हैं. अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज. क्या ये बात सही है, यस ये भी बिल्कुल सही है कि सारे जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्री ये हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में. अगर हम सी ऑप्शन को देखें, ऑल ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस,
ऑफ अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस जो है वो आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इनका पार्ट बन चुका है, तो इसलिए हम इसको अपार्ट नहीं ले रहे हैं, अलग से नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आज सच हमारे पास में ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी चीज की बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस के साथ साथ में अकोमोडेटिंग भी आता है, इसलिए भी जो है हम इस वाले पर्टिकुलर सी ऑप्शन पर इतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं करेंगे। हमारे पास में ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑप्शन डी है उसे चूज करेंगे। अगर मान लो ऑप्शन डी नहीं दिया होता, यहाँ पर मतलब कि बोथ ए एंड बी नहीं होता, यहाँ पर और कुछ दे देते लाइक नन ऑफ दीज, तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता, तो उस केस में आपका जो ऑप्शन बी है उसे आप सबसे ज्यादा जो है क्या बोलोगे कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, आप लोग जब आपका ये सीयूईटी का एग्जाम देते हो उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस देखोगे तो उसमें भी क्लियरली बोला जाता है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है आपको उसे चूज करना है, बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज कि सारे ही ऑप्शंस सही हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है वो रहेगा, दैट इज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन डी था, तो इसीलिए हमने ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी को क्या कर दिया, करेक्ट मार्क कर दिया। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन बी पर जाते। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। बीओपी अकाउंट शोज, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो हमें क्या शो करता है, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंट्री, द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फॉरेन कंट्री एंड ऑल ऑफ दीज। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है क्या वो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस बताता है फॉरेन कंट्री का, नहीं, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस बताता है डोमेस्टिक कंट्री का। ठीक है, फॉरेन कंट्री का नहीं बता रहा है, किसका बता रहा है, डोमेस्टिक कंट्री का बता रहा है। हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये चीज आपका बीओपी बता रहा है, यस ये बता रहा है। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फॉरेन इकोनॉमी, ग्रोथ पोटेंशियल फॉरेन इकोनॉमी का नहीं शो करेगा, ग्रोथ पोटेंशियल डोमेस्टिक इकोनॉमी का शो करेगा। तो ऑल ऑफ दीज गलत है, आपका ऑप्शन सी गलत है, आपका ऑप्शन ए गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आई गेस क्लियर। आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। A strategy of growth that favors domestic production of goods which are imported from the rest of the world is called। एक स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ जिसमें कि हम क्या बोल रहे हैं, जो कि फेवर करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन गुड्स का जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बी इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, सी इज बैलेंस्ड ग्रोथ और डी है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमें क्या बताना है, हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बतानी है ग्रोथ की जो कि क्या फेवर कर रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फेवर कर रही है, किसके रिलेशन में, उन चीजों पर जो कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन गुड्स पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है फेवर कर रही है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं कि जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें जो है हम इंपोर्ट करने के बजाय क्या करें, कंट्री में ही बनाए, तो इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा, बूस्ट होगा और डोमेस्टिक कंट्री भी बूस्ट होगी। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is not a source of supply of foreign exchange? इनमें से क्या है जो कि सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब कि सोर्स ऑफ सप्लाई इन द सेंस व्हाट, कि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है इनसे। ठीक है, तो ऑप्शंस आर टूरिज्म एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, speculative purchases of foreign exchange, grant and donation from rest of the world and grant and donation to rest of the world। हम जब डिमांड करते हैं स्टूडेंट्स तो हम वो पेमेंट करने के लिए डिमांड करते हैं, और जब सप्लाई की बात आ रही है तो दैट मीन्स हमारे पास में वो रिसीट आ रहा है। ठीक है, तो टूरिज्म एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से टूरिज्म और रेमिटेंसेस हमें मिल रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, सप्लाई हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, स्पेक्युलेटिव परचेजेस हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो फॉरेन एक्सचेंज का स्पेक्युलेटिव परचेज हो रहा है, तो वो एक काइंड से हम क्या बोल रहे हैं कि वो हमारा
हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई है कि हमारे पास में वो जो है फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज वी आर परचेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। देन ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ग्रांट एंड डोनेशन आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, हमारे लिए सप्लाई हो रही है। और ग्रांट एंड डोनेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन डी, दैट इज ग्रांट एंड डोनेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज फॉर, हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करते हैं क्योंकि, या फिर फॉर किस चीज़ों के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। ऑप्शंस आर इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, सी है आपका पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उसके पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर हमें अब्रॉड में इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम उसे डिमांड करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, अगर हमें इंटरनेशनल लोन्स का पेमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो अल्टीमेटली इन सारी ही चीजों में क्या हो रहा है, हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय, फॉरेन एक्सचेंज कौन डिमांड करता है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर डोमेस्टिक रेसिडेंट्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या ये पर्टिकुलर जो ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सेंडिंग गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्रीज, अगर हमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट सेंड करने हैं फॉरेन कंट्रीज में तो उसके लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी, बिल्कुल होगी। द डोमेस्टिक रेसिडेंट्स टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स इन दी पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, जो डोमेस्टिक रेसिडेंट्स हैं वो उन्हें जो है जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो परचेज करने हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे हम डिमांड करेंगे, उसकी जो करेंसी है उसे हम लोग डिमांड करेंगे। तो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी। तो ए बी सी तीनों में ही क्या हो रहा है, तीनों में ही हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ देम, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं और इनमें से बताते हैं कि इनमें से किस किस में जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए है द फॉरेनर्स परचेजिंग होम कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट्स, the foreigners who invest in home country through joint ventures or through financial market operations, currency dealers and speculators, all of them। हमें क्या बताना है कि सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो कहाँ से आएगी, तो इन सारी जगहों से आएगी। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेंगे। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में फॉरेनर्स, वहां से सप्लाई हो गई। और जो करेंसी डीलर और स्पेक्यूलेटर्स हैं उनसे भी जो है सप्लाई मिल सकती है फॉरेन एक्सचेंज की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ देम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज, जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, नेगेटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ एक्सचेंज, पॉजिटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ एक्सचेंज, प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू रेट ऑफ एक्सचेंज एंड नॉट रिलेटेड टू रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हमें डिमांड कर्व बताना है स्टूडेंट्स। डिमांड कर्व किसी भी चीज का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टू दी प्राइस, ठीक है। प्राइस के रिलेशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग हम लोग देखते हैं डिमांड, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ये भी तो प्राइस ही है, तो प्राइस के जो है टर्म्स में डिमांड कैसी जाएगी, नेगेटिवली स्लोप्ड जाएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन ए। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज, जो सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का वो कैसे होगा। अब जो प्राइस होता है उससे सप्लाई कर्व कैसा रहता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड रहता है। रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज भी एक काइंड ऑफ प्राइस ही है कि आपका जो है इतने रुपीज में इतना आपको क्या मिलने वाला है, फॉरेन करेंसी मिलने वाली है, तो वो एक प्राइस ही होता है आपका। तो जो आपका सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का वो कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दैट वुड बी पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है। और नेगेटिवली स्लोप्ड लेफ्ट टू राइट ऐसा आता है, तो ये कैसा आने वाला है, पॉजिटिवली स्लोप्ड आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है।
फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इनमें से क्या है जो कि सोर्स ऑफ डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज का। Options are domestic currency has appreciated, domestic currency has depreciated, rupee value of import bill will increase and both A and C। ठीक है, क्या बोल रहा है, सोर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, हम कब डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज को, जब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो गई। ठीक है, दैट मीन्स पहले हमें $1 को खरीदने में 40 रुपीज लग रहे थे, अब हमें $1 को खरीदने में 30 रुपीज लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये एप्रिसिएशन बता रहा है। अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी, हमारे लिए डॉलर सस्ता हो तो हम इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी या वो सोर्स ऑफ डिमांड बनेगी। डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड। ठीक है, पहले $1 जो है वो 40 का मिल रहा था, अब वही सेम $1 कितने का मिल रहा है, 50 रुपीज का मिल रहा है। तो हमारे लिए डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। तो अब इस केस में हम जो है इसकी डिमांड नहीं करेंगे, तो ये आपका सोर्स ऑफ जो है डिमांड नहीं बनेगा। रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल विल इंक्रीज। ठीक है, अगर रुपी वैल्यू जो है इंपोर्ट बिल की वो अगर इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स अगर इंपोर्ट का जो बिल है अगर उसकी जो रुपी वैल्यू वो अगर इंक्रीज होगी, तो अब ऐसे केस में क्या हम डिमांड करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम डिमांड, क्योंकि हमें इसका पेमेंट करना है। ठीक है, हमें अगर उसका पेमेंट करना है तो हम उसकी डिमांड करेंगे। बट अगर इसे हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो आपकी जो है रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल जो है अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो धीरे धीरे कर क्या होगा, इसकी जो हमारी जो डोमेस्टिक जो फॉरेन करेंसी उसकी हम डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट करने के लिए तो हमें क्या करना है, इसका पेमेंट करने के लिए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड। ऐसा एक्सचेंज रेट जहां पर जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो किसके इक्वल हो जाए, उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, मिंट पैरिटी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ऑल ऑफ दीज। सो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन सी। ऑल राइट, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, डायरेक्ट, 1 to 1, नो रिलेशनशिप। डिमांड और एक्सचेंज रेट, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सो दैट मीन्स दिस इज द इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज इनवर्स। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल। अगर फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है अगर वो इंक्रीज होती है, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। देखो ग्राफ बना लो तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम, सप्लाई क्या हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड पर कोई चेंज नहीं है, सप्लाई इंक्रीज हुई, ये आपका एक्सचेंज रेट। ठीक है, इस साइड पर हमारा रेट आता है, तो रेट क्या हुआ है, फॉल हुआ है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी, दैट इज फॉल। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। और यही नहीं बल्कि ये जो सारे क्वेश्चंस थे, आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पर, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज हमारे ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप यूट्यूब जो हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके अपार्ट आप लोगों को और अच्छे से और सिस्टमैटिक मैनर में अगर एक ही जगह पर सारे वीडियोस चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है। अगर आप लोग वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट है हमारी www.magnetbrains.com, या आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पर आपको सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएंगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।